नमस्ते बच्चों, नमस्कार। हम लोग आगे अपनी प्रविधियाँ लेते हैं। इसमें प्रविधियाँ बहुत सारी हैं देखिए, और जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं ज़्यादा क्लियर कर रही हूँ, ठीक। और जो ज़्यादा कॉमन है थोड़ी सी, मतलब उसको आपको पढ़ते ही समझ में खुद भी आ जाएगा, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हाईलाइट कर दूँगी ताकि आपको जानकारी हो जाए, होगी लेकिन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बेसिक कंसेप्ट उसका क्लियर कर दूँ बस। अगली प्रविधि पे हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारी खेल प्रविधि। खेल प्रविधि मतलब स्पोर्ट्स टेक्निक। खेल प्रविधि को ज़्यादातर महत्व जो था, जैसे कि हमारे मॉन्टेसरी स्कूल खुले थे, जो केजी, जो किंडरगार्टन वाले सब खुले थे, ये सब किस लिए खुले थे? ये सब इसलिए था कि जहाँ पर बच्चों को खेल कूद के माध्यम से पढ़ाई कराई जाए। और इसके गुणवत्ता ये बताई गई थी कि खेल कूद के द्वारा क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे आप फ्री होकर उनको खेलने दीजिए तो बच्चों के अंदर एक स्वतंत्रता आती है, एक टीचर के प्रति जो भय होता है। जैसे कि अगर क्लास के अंदर आप लेके बैठ के पढ़ाते हैं तो टीचर का डायरेक्ट कांटेक्ट स्टूडेंट से रहता है, और जब लंबे समय तक स्टूडेंट का कांटेक्ट टीचर से रहता है तो कैसे टीचर कैसे स्टूडेंट को चुप कराता है? भय पैदा करके ही चुप कराता है, बच्चों में खौफ पैदा करता है, एक स्ट्रिक्टनेस लाता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आता है कि बच्चे एकदम शांत बैठे रहे। क्यों? पूरा दिन एक जगह बैठना इजी नहीं है। तो खेल प्रवृत्ति से क्या हो जाता है कि बच्चा खेलता कूदता है तो स्वतंत्र रूप से अपनी सारी क्रियाएं करता है, और जब स्वतंत्र रूप से बिल्कुल फ्री होकर खेलता है तो उस दौरान जब उन खेल विधियों के द्वारा जब आप ज्ञान प्रदान करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे को वो ईजी हो जाता है बात को पकड़ना। दूसरा, टीचरों के साथ उसका व्यवहार जो होता है वो एकदम निर्भयतापूर्ण हो जाता है। मतलब वो डर जो भय बच्चों टीचर के प्रति आता है वो चला जाता है। उससे निसंकोच वो कुछ भी अगर पूछना चाहता है विषय वस्तु से जुड़ा हुआ चीजें, तो वो टीचर से आराम से पूछ लेता है रिलैक्स होके, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र हो गया खेल खेल के। तीसरी बात आती है कि जब बच्चा खूब खेलता है, खेल कूद कहने का मतलब पढ़ाई प्लस स्पोर्ट्स, इसलिए आप देखिए कि जो हमारा पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें पढ़ाई के साथ साथ पीटी, स्पोर्ट्स, योगा सब कुछ डाला गया है, लाइब्रेरी सब कुछ दिया गया है, पुस्तकालय क्यों दिया गया? ताकि बच्चे की हर एक गतिविधि को हम एक्टिव कर सकें। तो उसी तरीके से स्पोर्ट्स के दौरान में क्या होता है कि बच्चे की शारीरिक और मानसिक गतिविधियाँ, जैसे कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों हो जाता है, दिमाग भी चलता रहता है खेलते वक्त और शरीर का विकास भी होता है, शरीर की ग्रोथ भी हो जाती है। तो उसी प्रविधि के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस प्रविधि के अंतर्गत खेल के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। सिंपल लाइन, खेल वह कार्य है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र वातावरण में संपन्न कर सकते हैं जब उसे हम करना चाहते हैं। कहने का मतलब जब हम उसे करना चाहते हैं, कहने का मतलब आप स्टार्टिंग की क्लासेस लेते हैं, स्टार्टिंग की 2 क्लासेस के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटी इसलिए रखी जाती है क्लास में कि बच्चा उससे आगे आने वाली क्लास को एक्टिव मोड होके पढ़ सके, मतलब एकदम शिथिल होकर थकान लेके नहीं पढ़े। थकान लेके पढ़ने का मतलब होता है कि आप जबरदस्ती उसको पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर घुस नहीं रहा कुछ भी। अतः इस क्रिया में मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ पर आप मनोरंजन मतलब खेलने का मतलब ये नहीं हो रहा कि आप बाहर ग्राउंड में ले आके खिला रहे हैं हमेशा, कभी कभी आपने ये काम किया, बट क्लास में भी हम एक्टिविटीज कुछ ऐसी करते हैं जहाँ पे प्ले गेम एक्टिविटीज कर देते हैं, जिससे बच्चे की पढ़ाई भी हो जाती है और गेम्स भी हो जाता है। जैसे कि हमने मैच द फॉलोइंग किए, तो मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे बर्ड्स लिख दिए, यहाँ पे बर्ड्स के साउंड लिख दिए। अब बर्ड्स को बर्ड्स की साउंड से मिला रहे हैं, एनिमल्स की साउंड से उसको मैचअप कर रहे हैं, साउंड क्रिएट करके। किसको साउंड मालूम है वो कोई भी स्टूडेंट समूह आपकी क्लास में निकाल सकता है। तो इस तरह से खेल करा के हम कार्य करते हैं। अब इसकी विशेषता की अगर बात करें तो बालकों की रुचि एवं क्रिया को अधिक बल दिया जाता है। बालकों के, बच्चों के, छात्रों का इंटरेस्ट देखा जाता है, और क्रिया एक्टिविटी करा के, क्रिया करा के बच्चे को क्रियाशील बनाना है कि ऐसा नहीं कि बच्चा बिल्कुल शिथिल बना रहे, बैठे रहने की आदत। एक्टिविटी उसके अंदर एक्टिविटी उसको प्रेजेंट करके उसको एक्टिव किया जाता है। तो उसके इंटरेस्ट को देखते हुए अकॉर्डिंग, जैसे बच्चों से पूछा था चलिए बताइए कौन सा गेम कराया जाए, क्लास के अंदर ही खेलेंगे, तो बच्चों से ही आइडिया लेके उनके ऊपर हम कार्य करते हैं। इसके प्रयोग द्वारा ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है। जब हम खेल विधि के द्वारा पढ़ाते हैं
तो बच्चों का ज्ञान जो होता है वो स्थायी ज्ञान में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर रट्टाफिकेशन जो होती है वो नहीं रह जाती है। कठिन विषय को भी हम सरल व रुचिकर बनाया जा सकता है। कोई अगर मान लीजिए बहुत कठिन विषय है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो कैपिटल्स होती हैं वो हम बच्चों को जल्दी लर्न नहीं हो पाती है, हो जाती है उसी समय, थोड़े समय के बाद वो फिर भूल जाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बहुत टफ लगती हैं, लेकिन उनको आप सरल तरीके से बनाकर उसको इंटरेस्टिंग बनाकर बच्चों के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चों को वो गेम के मेथड से सिखा सकते हैं। बालकों में समन्वय सद्भाव, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे लोग, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो चिट फंड गेम खेलते हैं, कुछ नाम की पर्चियाँ बनाते हैं, फिर उस पर्चियों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उल्टी पुल्टी पर्चियाँ उठाते हैं, फिर आपस में मैचअप करते हैं। तो उसका जब मैचअप करते हैं तो हम पर्चियाँ बनाएं कैसे? हम पर्चियाँ बना सकते हैं किसी भी एक नाम के पर्यायवाची की बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड का पर्यायवाची 4 पर्चियों में बढ़ जाता है और वो क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से बालकों के गेम के द्वारा हम कोई कठिन चीज़ों को सरल बनाकर सिखा सकते हैं। बालकों में समन्वय सद्भावना एवं सहयोग की भावना का विकास करना। बालकों के अंदर मतलब समन्वय सद्भावना सहयोग, कहने का मतलब आता है एक साथ मिलजुल कर काम करने की भावना। किसी के अंदर कोई भी बात, अगर कोई सामने वाला सहपाठी हमारा ठीक नहीं है या उसका स्वास्थ्य नहीं सही है या कोई उसके साथ कैसी परेशानी हो, तो उसके साथ उसका हेल्प करके उसकी बातों को समझना, तो वो भावना विकसित करी जाती है। शारीरिक एवं मानसिक विकास जो है वो इस विधि के द्वारा करवाया जाता है और होता है। ठीक, तो ये हमारी खेल प्रवृत्ति है। इतना ही इसमें है कि सहयोग की भावना और सद्भावना, शारीरिक मानसिक क्रिया जो मेन होती है कि जब खेलने से हमारा शरीर बढ़ता है, शरीर बढ़ना ही नहीं बल्कि वो एक्टिव भी होना चाहिए, तो उसके लिए खेल प्रवृत्ति। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सामूहिक चर्चा प्रविधि। समूह प्रविधि या सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा मतलब पता ना, जैसे बोलते हैं चलिए हम लोग वहाँ पे समूह में बैठते हैं और फिर कुछ इस बात पर मुझे कुछ चर्चा करनी है, चलिए वहाँ बैठते चल के फिर करेंगे, एक एक करके नहीं बताएंगे। तो समूह चर्चा का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, कि ग्रुप में हम बैठे हैं, कुछ मेंबर 7, 8, 6, 5, 4 कितने भी हम बैठे हैं, फिर हम ग्रुप में डिस्कशन करने का मतलब क्या होता है कि हमने अपनी बात कही और उस बात पर सबने अपना वक्तव्य पेश किया। मैं बोल रही हूँ और सामने वाला श्रोता है, हमने बोला, उसने सुना और उसने सुनकर फिर उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की हमारे साथ। हो सकता है हमने जो बात कही हो वो आधी अधूरी हो या सच ना हो या सही ना हो या उसका आगे जाकर इफेक्ट अच्छा ना हो, तो इसके बारे में सारी चर्चाएं जो होती है वो ग्रुप डिस्कशन के द्वारा निकल आती हैं या कहीं निष्कर्ष निकल आता है कोई। सामूहिक चर्चा में बौद्धिक मनोरंजन किया जाता है। ठीक, वह सभा जिसमें एक प्रकरण पर वक्तागण अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक, सामूहिक चर्चा में क्या होता है, बौद्धिक मनोरंजन, कहने का मतलब कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जहाँ पर उस टॉपिक की हंसी भी उड़ जाती है कभी कभी, कहने वाले अरे तुमने ये कहाँ सोच लिया, ऐसा कभी हो भी सकता है। फिर उसके ड्रॉबैक्स जितने हैं वो बता दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बातों को पेश करते हैं, कभी कभी उनका निराकरण भी निकल आता है और कभी कभी उनका ये भी निकल आता है कि हाँ अच्छा हुआ हमने ऐसा नहीं किया, तो हमने डिस्कस कर लिया। तो जैसे हमें कोई विधि से पढ़ाना है बच्चों को, तो हमने डिस्कस कर लिया पहले कि क्या हम इस टॉपिक को इस अगर तरीके से पढ़ाएं तो क्या बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो दूसरे ने बताया नहीं ऐसे नहीं, अगर ऐसे आप पढ़ाएंगे तो हो सकता है ये मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए या ये टॉपिक जल्दी क्लियर हो जाए, तो हमें वो पसंद आया। तो इस तरीके से सामूहिक चर्चा ग्रुप डिस्कशन करके हम किसी मैटर पर या किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। किसी प्रकरण एवं समस्या के विभिन्न पक्षों का व्यापक रूप में बोध होता है। किसी प्रकरण एवं समस्या के विभिन्न पक्षों का व्यापक रूप में बोध होता है कि कोई भी एक प्रकरण है, टॉपिक है, उसकी समस्या और उस समस्या के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, सामाजिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है, जितने भी पक्ष होते हैं, भावनात्मक पक्ष होते हैं, जो भी पक्ष होते हैं उनके बारे में हमें चर्चा के दौरान बोध होता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हमने कक्षा में पढ़ाया, आज रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, तो दूसरे टीचर के द्वारा हमें मालूम चला नहीं उस कक्षा में ऐसी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ऐसी फैमिली से है जहाँ पे पढ़ाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, इसीलिए वो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं और देर में समझते हैं।
और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको घर में पूरा सहयोग काम पर देना पड़ता है, खेत में देना पड़ता है, या यहाँ पर इसलिए वो इसको पढ़ाई को सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमें उनके बारे में मालूम चला, उनके पक्षों के बारे में मालूम चला, तब हमको उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञात हो गया। ठीक है, अब अगर हम बोले कि क्या क्या समस्या है, जैसे क्या बोल सकते हैं, तो किसी प्रकरण एवं समस्या के विभिन्न पक्षों का व्यापक रूप में बोध होता है। दूसरा, श्रोतागण को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। अब इसमें सामूहिक चर्चा में जो भी बोल रहा है, श्रोतागण जो सुन रहा है, हम बोल रहे हैं, तो सुनने वाला जो है वो बिल्कुल फ्रीडम में है, फ्री है, स्वतंत्र है। उसके ऊपर कोई बात नहीं कि मैंने अपनी बात कही तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी राय देने बैठा किस लिए? क्या हमें सलाह देने बैठा है, सही है कि गलत है, आगे जाके क्या इसका दुष्परिणाम होगा, तो जो भी बातें उसको वो क्लियर करता है। तो इसका मतलब श्रोतागण जो है निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समायोजन तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। समायोजन तथा सहयोग मतलब कि आज हमने अपनी बात पेश की, कल को दूसरा व्यक्ति उसमें बात पेश कर सकता है, तो हमें उसकी बात का समर्थन, कहने का मतलब समर्थन का मतलब है कि अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत बोलने का हमें होना चाहिए, और सहयोग की भावना होनी चाहिए। यानी कि हमने अपनी तो कह ली और अगले व्यक्ति की बात न सुनी। मूल्यांकन तथा संश्लेषण की क्षमताओं का विकास। मूल्यांकन तथा संश्लेषण कहने का मतलब है कि किसी भी बात को हम समूह चर्चा में अगर कर रहे हैं, किसी भी लंबी बात को हम समूह चर्चा में करते, तो उसका निष्कर्ष भी निकालना चाहिए कि अगर टुकड़ों में हमने समस्याओं को पेश किया है तो उन सारे टुकड़ों को लेके कंबाइन करके फिर से हमें उसका एक सॉर्ट आउट सोल्यूशन निकालना चाहिए कि करना है कि नहीं करना है। मूल्यांकन की बात आती है, इवैल्यूएशन की, तो मूल्यांकन में क्या बात आती है कि हाँ किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाएगा, कैसे आप मूल्यांकन करेंगे, आपने जो समस्या रखी है उसका मूल्यांकन किस प्रकार से छात्रों से करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी एक शख्स ने बोला कि बच्चे वीक हैं, किसी एक शख्स ने बोला नहीं बच्चे ठीक भी हैं, किसी एक विषय में बच्चे बहुत अच्छे हैं, किसी एक विषय में बच्चे सुनते ही नहीं हैं, उनको पिछला ही नहीं मालूम है। तो इस प्रकार से हर समस्या को हमने सुना, लेकिन मूल्यांकन इवैल्यूएशन आप खुद जाके स्वयं कैसे करेंगे, तो उसके भी भिन्न प्रकार हैं, उन पे हम अभी चर्चा करेंगे। तो आप इतना पहले देखिए, फिर हम बताते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगली प्रविधि की तरफ, प्रयोगात्मक प्रविधि। प्रयोगात्मक प्रविधि का नाम से मालूम चल गया, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंट किस विषयों में होता है ये भी आपको मालूम होगा। एक्सपेरिमेंट विज्ञान के विषय में, भूगोल में, तो ऐसे कुछ विषय होते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा या प्रयोग करके जब हम बच्चों को बताते हैं तो वो बच्चों की स्थायी स्मृति पर बन जाता है। तो जो भी चीज़ प्रयोग के द्वारा छात्रों को बताई जाती है तो वो स्थायी ज्ञान बन जाता है, बच्चों को लंबे समय तक याद रहता है। और उसको जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी क्रिया होती है, कोई भी कार्य, जब बच्चा मान लीजिए कोई भी बालक है, छात्र है, किसी भी गेम्स को देखता रहता है तो उतना उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं जान पाता जितना कि जब वो स्वयं खेलता है तब उनके नियमों को जान पाता है, तब उसके वजन को जान पाता है। कोई भी चीज़ को जानने के लिए क्रिया का करना जरूरी होता है। तो प्रयोगात्मक प्रविधि में इस विधि का आधार वैज्ञानिकता एवं तार्किकता। कहने का मतलब जब आप प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते वक्त दिमाग को चैतन्य रखना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, करने के उपरांत नतीजा क्या मिलेगा, क्योंकि विज्ञान से जुड़ा है। तो विज्ञान में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सारी चीज़ें जो होती है वो रिस्की होती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र एकाग्र तथा सक्रिय रहते हैं, मतलब अटेंटिव और एक्टिव रहते हैं। अब इनसे और जुड़ी बातों के बारे में बात करें तो समस्या समाधान की यह उत्तम विधि है। किसी भी समस्या का समाधान, जैसे मान लीजिए हमने बजाय कोई भी एक चीज़ दे दी कि हाँ ये बनी है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, इन चीज़ों से मिलके बनी है, वो चीज़ें हमने उपलब्ध करा दी छात्रों को। अब छात्रों ने उनको लेकर एक्सपेरिमेंट किया, किस रेशियो में मिलाया, क्या जिस रेशियो में हमने बताया था उसी रेशियो में उन्होंने मिलाया, क्योंकि तभी आउटपुट मिलता है जब सही रेशियो होता है। तो समस्या समाधान की उत्तम विधि। और ये विधि किसके लिए? उच्च कक्षाओं के लिए। छोटी कक्षाओं में ये रिस्की होती है। छोटी कक्षाओं में आप उपकरणों के द्वारा कोई चीज़ कराएंगे सॉरी, तो वो रिस्क उत्पन्न करती है बच्चों के प्रति। छात्रों को विषय संबंधी ज्ञान,
छात्रों को विषय संबंधी ज्ञान देते हैं, मतलब कि आप ये विधि जो होती है वो विज्ञान में यूज करते हैं, भूगोल में यूज करते हैं। तो भूगोल के विषय के बारे में आप बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सॉरी विषय के संबंधी बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप भूगोल में ग्लोब के बारे में बता रहे हैं, वायुमंडल के बारे में बता रहे हैं, दाब के बारे में, आप किसी मानसून परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप कि जैसे आप उसके बारे में बता रहे हैं कि हाँ हवा किस डायरेक्शन में चलती है, डायरेक्शन उसका क्या है, तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए आप प्रयोग विधि कर सकते हैं और उससे बच्चों का ज्ञान जो होगा वो स्थायी भी रहेगा और रुचिकर भी हो जाता है। छात्रों में निरीक्षण शक्ति बढ़ती है, जैसे कि छात्र निरीक्षण क्या होता है, इंस्पेक्शन की भावना, जैसे खुद वो कर रहा है अगले की ओर तरफ भी ध्यान दिए रहता है कि देखें वो कैसे कर रहा है, उसका शायद गलत जा रहा है, हाँ मेरा सही जा रहा है या मेरा गलत जा रहा है उसका सही। तो इस तरह की प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत होती है। उपकरणों को सावधानी से प्रयोग करना सीख जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स उसको दिए जाते हैं उसको मालूम है कि किस इंस्ट्रूमेंट्स को कितना केयरफुली यूज करना है। तो इन सारी बातों का यहाँ पर प्रयोगात्मक प्रविधि में आ जाता है। और लेकिन ये जो प्रविधि होती है वो उच्च शिक्षा के लिए ही रहती है। छोटी कक्षाओं में अगर आप प्रयोगात्मक प्रविधि करेंगे तो बच्चों के लिए रिस्की आती है और समझने में भी समय लगता है। अब हम अगर इनके स्टेप्स की बात करें, जिन्हें कहते हैं सोपान, कि प्रयोगात्मक प्रविधि के सोपान क्या है या स्टेप्स क्या है। तो देखिए कोई भी प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम कोई आयोजन करते हैं। आयोजन यानी कि नियोजन, प्लानिंग। प्लानिंग किसके बीच में होती है, शिक्षक और छात्र के बीच में, दोनों के बीच में प्लानिंग हो जानी चाहिए कि हम किस विषय से जुड़कर, किस टॉपिक से, किस विषय वस्तु को लेकर क्या करेंगे और उन छात्रों से हम कितना करवाएंगे। क्रियान्वयन नेक्स्ट पॉइंट है, क्रियान्वयन नेक्स्ट स्टेप है, क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन। इसको निष्पादन की क्रिया भी बोल सकते हैं। निष्पादन क्रियान्वयन मतलब होता है कि करते वक्त बच्चा असावधानी न बरते, करते वक्त बच्चे से अगर हो जाए तो क्या हमें करना होगा। तो कहने का मतलब इस चीज की हमें पूर्व में ही शिक्षक को तैयारी कर लेनी चाहिए कि जब हम छात्र से कोई भी प्रयोग करवाएंगे तो शिक्षक वहाँ रहता जरूर है, लेकिन पहले से ही वो भूमिका या तैयारी कर लेता है कि अगर ये मिस्टेक हो जाती है तो उसका सलूशन हम क्या करेंगे। तो इसकी भी नियोजन जो होती है वो पहले से ही बना ली जाती है। लास्ट में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है कि आप ये मूल्यांकन करते हैं कि जो टाइम लिमिट दी गई थी उस टाइम में प्रयोग खत्म हुआ है कि नहीं, फिर जो चीज़ हम पाना चाहते थे इस प्रयोग के द्वारा, जिस चीज़ को बनाना चाहते थे वो बना कि नहीं, कितना बन पाया। जैसे आजकल देखा होगा बहुत से लोग जेल लेके पता नहीं क्या क्या बनाया करते हैं, तो वो चीज़ बनी कि नहीं बनी। तो मतलब हर चीज़ के अंदर हम उसकी उपलब्धियों को देखते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए वीडियोस देखी बच्चों ने और उन वीडियोस के थ्रू सारे मटेरियल को इकट्ठा करके वो चीज़ बनाई और बहुत हद तक 60% बन गई, 80% बन गई। तो ये इवैल्यूएशन के थ्रू मालूम चलता है कि कितना % बना है। तो वही होता है मूल्यांकन, कि कोई भी हम प्रयोगात्मक प्रविधि करते हैं उसका मूल्यांकन जरूर कराता है छात्रों का कि आखिर उसने कितना सीखा है जो हम सिखाना चाहें। तो आज हमने 3 प्रविधियों को कवर किया, खेल प्रविधि, सामूहिक चर्चा प्रविधि यानी कि ग्रुप डिस्कशन, खेल यानी कि स्पोर्ट्स, नेक्स्ट लास्ट हमारी प्रयोगात्मक प्रविधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ये 3 प्रविधियों को आज कवर कर दिया है। बाकी प्रविधियाँ नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।